हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टील इंडस्ट्री से एक कंपनी है, उसका डिटेल बिजनेस मॉडल समझेंगे और उसका क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा, क्या फ्यूचर आउटलुक है कंपनी के। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप इसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन ना माने। तो फ्रेंड्स कंपनी का बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आपको पहले एक सिंपल सा एक नैरेटिव बताना चाहता हूँ। देखो क्या है कि अगर अपना घर बनवाना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास जाओगे, उसको पकड़ोगे, डिजाइन बनवाओगे, उसके बाद ही तो आप अपना काम मकान बनवाओगे। और अगर कोई भी आपको अगर कोई बीमारी होती है, मतलब कि मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन एक्स वाई जेड अगर कुछ भी छोटी मोटी भी अगर कुछ भी रहता है तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास या कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो फ्रेंड्स सेम चीज हमारे फाइनेंशियल्स में भी होना चाहिए। मैं देखता हूँ रिसेंटली, अभी मैं देख रहा था कि कुछ मेरे ही फ्रेंड सर्कल में ही कि वो आपस में ही बस एक दूसरे फ्रेंड से सलाह लेके कि भाई आज ये स्टॉक चल रहा है इसको परचेस कर लूं, आज ये स्टॉक गिर रहा है इसको परचेस कर लूं, बिना कुछ भी मतलब कोई भी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ना देखते हुए प्राइस वॉल्यूम चार्ट में आप फंसोगे। मतलब स्टॉक प्राइस के चार्ट देख के आप पैसा लगाओगे तो मतलब ये गारंटेड है कि आप लॉस में जाओगे ही। तो फ्रेंड्स प्लीज ऐसा मतलब अपने हार्ड अर्न मनी को ऐसे तरह बर्बाद ना करें। आप मतलब प्रॉपर कोई एकदम मतलब जिसके ऊपर भी आपको भरोसा है कि एकदम वेल फाइनेंशियल प्लानर या कोई भी एक्सेट्रा एक्स वाई जेड, आप प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स जो मैनेज करते हैं, आप उनकी सलाह से ही आप मतलब अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करिए। या फिर नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है, आप अपने बस की बात नहीं है ये सब मतलब वॉलेटिलिटी झेलना ये वो, तो सिंपल सा मैं बता दूं, बहुत सारे इंडेक्स फंड्स हैं, लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स भी है, मिड कैप, स्मॉल कैप। आप इंडेक्स फंड्स में एसआईपी कीजिए। और वॉरेन बफे साहब ने भी बोला है कि आप लॉन्ग टर्म में मोस्ट ऑफ द मतलब म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स को आप बीट कर दोगे अगर आप कुछ न करके चुपचाप इंडेक्स फंड्स में एसआईपी करोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा था, मैं मेरे दिल में आया तो मैंने सोचा शेयर करूं, बिकॉज होता क्या है ना कि बहुत लोगों को मैंने रिसेंटली देख लिया। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ये सब तो अब आगे बढ़ते हैं कंपनी की ओर। तो मैं बता रहा था कि अगर अपने को स्टील इंडस्ट्री से एक कंपनी को हमने पकड़ा है आज, तो उसका नाम है हरिओम पाइप्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या चल रहा है हरिओम पाइप्स लिमिटेड में, और हम देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में बिजनेस मॉडल बता देता हूँ इसका आज, ठीक है। फ्रेंड्स देखो कंपनी फुल्ली वर्टिकेटेड प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के पास, और ये कुछ चुनिंदा कंपनी में से एक है जिसके पास मतलब पूरे एंड टू एंड सॉल्यूशंस हैं स्टील प्रोडक्ट्स के। मतलब जो रॉ मटेरियल जो लगते हैं स्टील प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसके बाद फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत सारे, मतलब एमएस ट्यूब पाइप वगैरह सब है। देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ कर देता हूँ, एक दो मिनट में पूरा वैल्यू चेन। सबसे पहले क्या होता है, आयरन ओर होते हैं, ठीक है। आयरन ओर मतलब जैसे खदान वदान से हम ओर निकाले, उससे बनता है स्पंज आयरन। मतलब उसको हीट करके छोटे छोटे टुकड़े बॉल्स और वो सब मतलब सर्कुलर शेप्स में, उससे स्पंज आयरन बनता है। फिर स्पंज आयरन काम आता है एज अ रॉ मटेरियल बिलेट बनाने के लिए। मतलब वो क्यूबॉइडल शेप के एक रहता है, क्यूबॉइड शेप का रहता है, एक बिलेट्स रहता है। तो वो ऐसा लंबे लंबे पट्टियों में रहता है जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब उसको आप अपन सेल कर सकते हैं एज अ B2B बिजनेस, मतलब बहुत सारे टीएमटी बार और स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और वही बिलेट से ही वो एज अ रॉ मटेरियल काम आता है। एचआर स्ट्रिप्स, मतलब स्ट्रिप्स रहती है, एचआर हॉट रोल्ड स्ट्रिप्स रहती है, फ्लैट पतली स्टील्स रहती है, स्टील की पतली मतलब ऐसे शीट रहती है। उससे फिर बहुत सारे मतलब एमएस पाइप ट्यूब और
जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड पाइप वगैरह, ठीक है, बहुत सारे यूसेज रहते हैं। तो इस कंपनी के पास पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लांट है, मतलब इतने सारे जो प्रोसेस है, हम देख रहे हैं जब हमको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये सब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है। और एचआर स्ट्रिप्स भी, जैसे मैंने बताया, एचआर स्ट्रिप जो फ्लैट स्टील की पट्टी जो रहती है उससे फिर ट्यूब वगैरह बनता है। और स्कार्फ फोल्डिंग, जैसे कंस्ट्रक्शन में यूज होता है स्कार्फ फोल्डिंग, मतलब जैसे शटरिंग वगैरह हम करते हैं तो एमएस के पाइप और ट्यूब्स यूज होते हैं उसमें। जैसे हम कोई स्लैब कास्टिंग करते हैं तो उस समय शटरिंग करते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग करते हैं। या फिर आप देखोगे घरों, जब कोई बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता रहता है तो बाहर प्लास्टर वगैरह होता है तो उसके लिए हमको स्कार्फ फोल्डिंग बांधनी पड़ती है, भाड़ा बांधना पड़ता है ऊपर तक। तो वो सब भी जो स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ये बनाती है। और एचआर कॉइल्स बनाती है, एचआर कॉइल्स, सीआर कॉइल्स, जिससे क्या है अदर जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में और अदर बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जैसे फैब्रिकेशन प्रोडक्ट्स हो गए, और पीबी जो आजकल स्ट्रक्चर चल रहे हैं उसमें भी इसका यूसेज है। तो बहुत सारे वेरियस यूसेज है इनके, ठीक है। उसके बाद एक एक बहुत अच्छा इनका है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स और प्री गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट्स। मतलब जो जैसे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप आप देखोगे, जीआई पाइप जो यूज होते थे इरिगेशन वगैरह में, घरों के में भी आजकल तो कम यूज हो रहे हैं, आजकल पीवीसी के ज़्यादा यूज हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी बहुत लंबे समय तक आप देखोगे जीआई पाइप्स यूज होते थे तो स्टील के जिंक की कोटिंग रहती थी उसमें, ताकि जल्दी से उसमें रस्ट नहीं लगती थी, जंग नहीं लगता, तो वो उसका भी बहुत बड़ा इनके पास कैपेसिटी है। तो ओवरऑल मतलब देखो, इनका इनहेरेंट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप ये बोल सकते हो कि इतने सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह मतलब एक ही कंपनी के अंदर, एक ही छत के अंदर। तो इनका जो मेजर जो 4 प्लांट्स हैं वो साउथ में ही है, तेलंगाना में, आंध्रा में, तमिलनाडु में। तो 7 लाख मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी इनके पास। तो फ्रेंड्स, हम मतलब समझ सकते हो कि कितना बड़ा मतलब प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा, ताकि पूरे रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब देखो, ये हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट में पूरा पूरा टर्न हो गया है। जैसे क्या है, FY22 में इसका लगभग 60-65% आता था वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कौन से, मतलब जो एमएस पाइप, ट्यूब, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मार्जिन हायर है, स्टेबल रहता है उसमें मार्जिन, और जो रॉ मटेरियल्स हैं, स्पंज आयरन, ये वो, उसमें मार्जिन स्टेबल नहीं रहता। तो ये क्या अपना जो है रेवेन्यू मिक्स है, FY22 में 60-65% जो होता, तो वो अभी FY25 तक 97-98% इसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आ रहा है। मतलब इन्होंने मार्जिन में बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर, ठीक है। और 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट इनको, और 800 प्लस SKUs हैं, मतलब यही जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बताया, इतने सारे। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा देखते हैं कि फाइनेंशियल्स देखते हैं इनके क्या रहे और कैसे हमको समझना चाहिए इस टाइप की कंपनी के फाइनेंशियल्स, ठीक है। क्या क्या मेन मेट्रिक होते हैं। अब देखो, इसका जो फाइनेंशियल्स रहे ना, एक तो सबसे पहले वॉल्यूम ग्रोथ आई है 23% की। मतलब वाई हम कंपैरिजन करें तो 23% के आसपास इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ की है अपने जो भी प्रोडक्ट सेल किए हैं, ठीक है। उसमें इन वॉल्यूम टर्म्स में हम देखें तो 23% की ग्रोथ आई है। और रिवेन्यू ग्रोथ जो आई है वो 18% की ग्रोथ आई है। क्यों? देखो, अब मैं इसका लॉजिक सिंपल सा समझाता हूँ। जैसे 100 रुपीज़ का इन्होंने अगर मटेरियल लास्ट ईयर सेल किया होगा, और अभी इन्होंने इन वॉल्यूम टर्म्स में देखें तो 1 लाख मेट्रिक टन का, अगर फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता रहा हूँ, अगर 1 लाख मेट्रिक टन का मटेरियल सोल्ड आउट किया था लास्ट ईयर, और इस ईयर 1,23,000 का इन्होंने सोल्ड किया, ठीक है। उसके बाद भी रेवेन्यू कितना रहा, 1,18,000। क्यों? क्योंकि प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्री है, प्राइस वॉलेटिलिटी रहती है।
क्यों? क्योंकि प्राइस में 5 to 7% गिरावट आ गई थी, आप सबने देखा होगा। उसके बाद अभी रिसेंट में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी स्टील प्रोडक्ट्स में, तब जाके प्राइस थोड़े से जंप हुए, नहीं तो बहुत समय तक मतलब एंड प्रोडक्ट्स मतलब टीएमटी बार्स वगैरह के तो 60-70 से सीधा 50-55 के आसपास चले गए थे प्राइजेस। तो ये फ्रेंड्स, इसमें जो है ना एबिटा पर टन, जो मैं आपको बोल रहा था, इस इंडस्ट्री में एबिटा पर टन देखना बहुत जरूरी होता है, बहुत सिग्निफिकेंट मेट्रिक है। मतलब 1 टन अगर कंपनी सेल कर रही है कोई भी मटेरियल, तो उससे कितना एबिटा जनरेट कर रही है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ मैंने समझा दिया, है ना। और पैड ग्रोथ हम देखें तो देखो मार्जिन्स में इनके प्रेशर रहा, 9% से ही जंप हुआ है, पैड ग्रोथ आई है जो 9% से ही आई है। क्यों? उसके 2-3 रीजन है। एक तो जैसे प्राइस वॉलेटाइल था, जैसे प्राइस फ्लक्चुएट हुए तो फॉल इन स्टील प्राइसेस हुए, तो उसमें इनको प्रेशर लेना पड़ा, ठीक है। दूसरा क्या है, और जो पॉइंट थे, इन्होंने बहुत भारी कैपेक्स किया हुआ था, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ गए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। और इंटरेस्ट कॉस्ट भी थोड़े बढ़ गए। इन्होंने जैसे क्या है, ये एक्सपेंड कर रहे हैं बहुत तेजी से इन्होंने, और भी एक्सपेंशन प्लान भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनका बढ़ गया, तो वो सब प्रेशर को लेके अल्टीमेटली वो प्रेशर कहाँ जाएगा? जैसे टॉप लाइन अगर रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है और डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो बॉटम लाइन में ही इफेक्ट करेगा। आई होप फंडा क्लियर है फ्रेंड्स आपको। तो अब देखो, अब जो है, हाँ, कैपेसिटी कुछ एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे इन्होंने एमएस ट्यूब का, जैसे फिर से देखो, एमएस ट्यूब मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ही की कैटेगरी में ही आता है, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में इन्होंने काफ़ी भारी मतलब अच्छी खासी एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन की हुई थी, और उसी में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। और अभी ये और जो कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ही कर रहे हैं। जैसे एमएस ट्यूब में इन्होंने 1,32,000 से सीधा सीधा 1,80,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी बढ़ा दी थ्रू डी बॉटल नेकिंग। डी बॉटल नेकिंग क्या होता है? देखो 3 टाइप के कैपेसिटी एक्सपेंशन होते हैं। एक तो ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक ब्राउन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन, और एक डी बॉटल नेकिंग। ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन में क्या होता है, अगर आप कहीं पे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, या फिर कहीं भी आपकी होटल है या हॉस्पिटल है, आप उस जगह को के अलावा आप नए प्लेस में, नए ज्योग्राफी, मतलब कहीं नए जगह जाके आप प्लांट डाल रहे हो, या होटल डाल रहे हो, या रेस्टोरेंट डाल रहे हो, या फिर हॉस्पिटल डाल रहे हो न्यू ज्योग्राफी में, तो उसको सीधा सीधा ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन, मतलब नया लैंड परचेस करके उसके बाद वहाँ हम अपना इंडस्ट्री डाल रहे हैं। ब्राउन फील्ड एग्जिस्टिंग सेटअप में ही, मतलब आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहीं पे आप एक आध नई बिल्डिंग डाल दिए, ठीक है। होटल है या कुछ हॉस्पिटल है तो उसके रूम्स एक फ्लोर और ऊपर बना लिए, या वहीं पे एक नई बिल्डिंग बना लिए, ठीक है, उसी रीजन में ही। और डी बॉटल नेकिंग क्या होता है? जैसे मान लो आपके घर से, आपका आपका आपने अगर 1 BHK का आपका घर है, ठीक है, वहाँ से आप रेंट कमा रहे हो, उसमें आपने कुछ चेंजेस किए प्लान में, तो थोड़ा 1-2 दीवार डिस्ट्रॉय करके दूसरा नई दीवार बनाई और 2 BHK या 3 BHK में कन्वर्ट किया, तो उससे आपको रेवेन्यू, रेंट आना बढ़ जाएगा, तो उसको हम डी बॉटल नेकिंग बोलते हैं। मतलब कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, वो बेस्ट डी बॉटल नेकिंग से ही होता है। तो एमएस ट्यूब में इन्होंने डी बॉटल नेकिंग से कैपेसिटी बढ़ाई, ठीक है। फिर एक अल्ट्रा पाइप करके एक एक्वायर किया इन्होंने, मतलब सब्सिडरी एक्विजिशन किया, आप समझ लो, लीज वीज पे उनका जो भी है उनका लेके, तो 84,000 मेट्रिक टन उनकी कैपेसिटी है, जिनको ये जो फुल मतलब ऑपरेशनल करीब 36,000 से 45,000 के आसपास मेट्रिक टन वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये भी देखो एसेट लाइट बिजनेस है। इन्होंने प्योर पूरा जाके लैंड एक्वायर करके नया प्लांट नहीं डाला, बने बनाए प्लांट सेटअप को सीधा सीधा एक्वायर किया। तो ये भी एसेट लाइट स्ट्रेटेजी होती है कैपेसिटी एक्सपेंड करने की, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इनका 66% था FY22 में, फिर 24 में 92% के आसपास हुआ, अब FY25 में सीधे सीधा 97-98% पहुंच जा चुका है।
तो अब देखो फ्रेंड्स, क्या है कि इस कंपनी की जो मैनेजमेंट थी वो कॉन कॉल में इतनी बुलिश थी कि वो बोल रही है कि 30% वॉल्यूम CAGR से मतलब इनका बिजनेस बढ़ेगा आने वाले 2 साल में। मतलब इस साल अगर मतलब एक इमेजिनरी नंबर में आपको फॉर एग्जांपल के बता रहा हूँ, इस साल अगर 1 लाख के आसपास वॉल्यूम इतना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल सेल हुआ, मतलब 1 लाख मीट्रिक टन का, तो नेक्स्ट ईयर 1,30,000, फिर उसमें 30,000 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 1,69,000 के आसपास, ऐसा मतलब कंपनी टारगेट कर रही है आने वाले 2 साल में 30% CAGR से ग्रोथ आएगी। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें 2-3 जो की फैक्टर्स हैं जो अपने को देखने हैं कि मतलब देखो क्या होता है कि वॉल्यूम तो आ जाएगा, लेकिन इस टाइप के बिजनेसेस में ना मेन रिस्क क्या होता है कि हमारा जो की मैट्रिक है एबिटा पर टन, जो मैं आपको बताया पहले भी, हमारे मार्जिन्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। कि अब देखो यहाँ से जो समझ में आ रहा है ना कंपनी का, कि कंपनी के डेप्रिसिएशन इन्होंने पूरा पूरा लगभग कैपेक्स तो कर दिया, अपफ्रंट कॉस्ट ले लिए, वो आपको इनको बैलेंस शीट में भी आप चेक करोगे तो जो CWIP वाला नंबर है वो बहुत रिड्यूस हो गया 2024-25 में, और फिक्स्ड एसेट्स में जंप आया है। मतलब अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने की बारी है, इसीलिए कंपनी इतने कॉन्फिडेंट से बोल रही है कि 30% वॉल्यूम CAGR से ग्रोथ आएगी। मेन क्या है यहाँ पे कि हमको जो पैट मार्जिन है, जो हमारा पैट मार्जिन स्टेबलाइज होना चाहिए, एबिटा मार्जिन स्टेबलाइज होना चाहिए, वो किस किस पे डिपेंड करता है, प्राइस वॉलेटाइल होता है। ठीक है, देखो इनका बहुत सारा रॉ मटेरियल ये खुद बनाते हैं, तो उससे क्वालिटी कंट्रोल और रॉ मटेरियल के प्राइजेस में भी मतलब कंट्रोल आ जाता है, वो तो एक ठीक है फैक्टर, कॉस्ट इफिशियंसी भी रहती है उसमें। लेकिन क्या है कि जैसे अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी हुई तो 12% की ड्यूटी लगाई गई, वापस से अगर हटा दिया गया एंटी डंपिंग ड्यूटी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और डिमांड तो खैर रोबूस्ट है हर जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये वो, और बहुत वाइड मार्केट में कैटर कर रही है, लेकिन फिर भी अगर डिमांड में स्लो डाउन आया तो इतना ओवर कैपेसिटी करने के बाद अगर इनको उतनी सेल नहीं थी, मान लीजिए कब मिस जजमेंट भी हो जाता है कि हम कैपेसिटी बढ़ा रहे लेकिन उतना डिमांड नहीं है, तो ये सब रिस्क फैक्टर हमको देखना है। और मेन जो है एबिटा पर टन, कि वाकई में क्या ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जैसे इन्होंने इतना शेयर ले आया, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 97-98%, तो यहाँ से जो अभी जो है देखो 5-7% जब स्टील प्राइसेस कम हुए थे तो बहुत सभी स्टील कंपनीज की मतलब मार लगी थी, चोट लगी थी। अब ये बोल रहे हैं कि अब जैसे 7% करीब करीब इंक्रीज हो गया, क्योंकि 12% मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी, तो 7% प्राइस में रियलाइजेशन आ गया, और यही अगर बना रहा तो इनका मतलब रेवेन्यू भी 30% के आसपास ग्रोथ आ जाएगा। मतलब प्राइस स्टेबल होना चाहिए, एबिटा पर टन में कंपनी बहुत स्ट्रांगली एग्जीक्यूट करे, बस वही देखने वाली बात है। और दूसरा क्या है कि देखो इनके पास अभी 112 एकड़ में इनका प्लांट है, और 65 एकड़ में इनके पास अभी और एक्सपेंड करने के लिए इतना लैंड है अभी इनके पास, और तो मतलब एक अच्छा स्कोप है इनको एक्सपेंशन का। दूसरा देखो एक चीज़ और है कि कैश फ्लो में जैसे बहुत तेज़ी से इन्होंने एक्सपेंड किया, और रॉ मटेरियल बहुत लगता है भाई, एक्सपेंड कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाने, तो उसके लिए 400 करोड़ का डेट भी लिया, अभी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी अराउंड 300-325 करोड़ के आसपास रही, तो कैश फ्लो में थोड़ा सा क्रंच आया है। हालांकि FY24 से 25 में एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखने को मिला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में। उसके बाद भी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स वगैरह बढ़े हैं, क्योंकि एक्सपेंड कर रही है कंपनी तेजी से। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, और मतलब कि एबिटा पर टन हमारा स्टेबल होना चाहिए। वैसे कंपनी अभी तो कॉन्फिडेंट थी कॉन कॉल में कि हमारा अब यहाँ से स्टेबल रहेगा एबिटा पर टन, और जैसा इनका जो गाइडेंस था कि अगर ऐसे ही रियलाइजेशंस रहे, मतलब जो अभी प्राइस बढ़ गया है उसके बाद यहाँ से प्राइस नहीं गिरता है, तो ये FY26 में 2500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं। अभी इनका रेवेन्यू कितना था, 1300 करोड़ के आसपास। ठीक है, और क्या है, थोड़े से अगर प्राइस में फॉल आते हैं, जैसे Q4 में जो प्राइजेस रहे वो रियलाइजेशन रहा अगर स्टील प्राइजेस का, तो इनको करीब करीब 2200 से 2300 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मतलब सभी चीज़ें, हाँ एक इनका सोलार
प्रोजेक्ट में ये एक्सपेंशन कर रही है, सोलर प्रोजेक्ट में भी कैपेसिटी बढ़ा रही है अपना, तो उसको लेके थोड़ा सा मतलब जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे अदर, उनका यही थोड़ा डाउट था कि आप अपने कोर बिजनेस से हट के आप सोलर वाले प्रोजेक्ट में, जो भी एक बहुत कमोडिटी वाला बिजनेस है, मतलब कमोडाइज्ड बिजनेस है जिसमें मार्जिन्स की फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है, तो ये बोले कि ये एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये आने वाले समय में स्टील प्लांट के बारे में विचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे सोलार प्रोजेक्ट ये लाते हैं तो आगे फ्यूचर एक्सपेंशन करने के लिए स्टील में मैन्युफैक्चरिंग में सोच सकते हैं। और दूसरा है वर्टिकल भी, न्यू वर्टिकल मतलब थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन वगैरह को इन्होंने बताया। तो फ्रेंड्स ओवर एंड ऑल मतलब नंबर्स अच्छे थे कंपनी के, और मैनेजमेंट वॉल्यूम को लेके बहुत पॉजिटिव है, बहुत ग्रोथ की मतलब स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है, तो हम अपने रडार में वॉच लिस्ट में इसको देखें। और मैनेजमेंट मतलब जो एबिटा वगैरह को प्रॉपर कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं, मार्जिन्स को, हमको यही बस ट्रैक करते रहना है फ्यूचर में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियो से नेक्स्ट टाइम भी हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।